नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है सत्य बीज आलू उत्पादन एक नया आयाम। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेश सूद जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं फसल सुधार मंडल CPRI शिमला में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आलू सत्य बीज उत्पादन है या ये जो आलू सत्य बीज है, ये क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम, जैसे आपने पूछा कि सत्य बीज क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा कि आलू के किसान जो हैं वो कंद से ही आलू का उत्पादन करते हैं या कंद से ही आलू के बीज को जानते हैं। और ज़्यादातर किसानों को कंद का ही पता है कि आलू का बीज कंद होता है। लेकिन मुख्यतः क्या रहता है कि जब आलू में पौधे में ऊपर फूल आते हैं तो फूल में जब पॉलिनेशन होती है तो उसमें बेरीज बनती हैं टमाटर की तरह की। और उन टमाटर की तरह की बेरीज के अंदर 45 से 50 दिन की पॉलिनेशन के बाद सीड बनता है, बीज बनता है। उस बीज को हम सत्य बीज बोलते हैं या TPS बोलते हैं या बोटेनिकल सीड बोलते हैं। और इस बीज से ही ज़्यादातर प्रजातियां जो हैं हमारी वो विकसित होती हैं। लेकिन ये जो सत्य बीज है ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें से कुछ नए क्लोन को चयनित करते हैं और उस क्लोन से फिर आगे बढ़ा के नई प्रजाति को विकसित करते हैं और उस प्रजाति को फिर किसानों को दिया जाता है। परंतु क्या है कि अभी कुछ समय पहले सत्य बीज की दिशा में कार्य शुरू हुआ, तो हमने भी सोचा कि हम किसानों को अगर सत्य बीज के रूप में ही अगर बीज उपलब्ध कराएं तो उनको ये आसान होगा और आलू की खेती और आसान हो जाएगी। और ये जो सत्य बीज है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जबकि जो कंद बीज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से पैदा होता है। जी सर। सर, जो हमारे पास ट्रू पोटैटो सीड है, जिसको हम सत्य आलू बीज भी बोलते हैं, उसके संदर्भ में आज तक क्या क्या कार्य हो चुके हैं और इनका परिणाम क्या रहा है? देखिए, सत्य बीज अगर मैं कहूँ तो हमारा जो संस्थान है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसने जब से ये शुरू हुआ था तो इसके जो फाउंडर डायरेक्टर थे डॉक्टर रामानुजम, उन्होंने सबसे पहले ही ये कार्य शुरू किया कि हम किसानों को, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि हमें सत्य बीज के हिसाब से ही किसानों को बीज उपलब्ध कराना था, क्योंकि यहाँ पे कंद से बीज का उत्पादन करना हमारी भौगोलिक परिस्थितियों में मुश्किल था। उसमें कुछ बीज जो था, जो कंद बीज होता है, वो विषाणुओं से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सत्य बीज बनाएं और उन सत्य बीज की किस्मों को किसानों तक पहुंचाएं। लेकिन वो कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसके बाद 1980 के दशक में फिर से सत्य बीज में कार्य हुआ और 3 प्रजातियां विकसित की गई, जो कि मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों के लिए विकसित की गई। और अभी भी कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि त्रिपुरा राज्य में, सत्य बीज से आलू की खेती की जाती है। परंतु इन सत्य बीज में, क्योंकि ये जो सत्य बीज है ये टेट्राप्लॉइड प्रजातियों से बनाया गया था, तो इस बीज में जो कंद बनते थे या जो आलू बनते हैं उसमें समानता नहीं होती है, एक रूपता नहीं रहती है। इसलिए ये बीज पूरे भारतवर्ष में या अन्य विदेशों में ये बीज जो है सत्य बीज वो इतना सक्सेसफुल या पॉपुलर नहीं हो पाया। जी सर। सर, ये जो हमारा सत्य बीज आलू की जो वैरायटी है या जो हमारे पास ट्रू पोटैटो सीड है, इसे हम किस तरह से फसल ले सकते हैं? देखिए, सत्य बीज की किस्में अगर हमारे पास हैं तो इसका जो मुख्य माध्यम है जिसके थ्रू हम इसकी खेती कर सकते हैं वो हमारे धान की खेती की तरह है। हम इसकी पहले नर्सरी में इसको पौधों को बीज को लगाएंगे, उससे हम पौध बनाएंगे, उस पौध को कुछ समय तक बड़ा करेंगे और फिर उस पौध की रोपाई जो है वो बड़े खेत में की जाएगी, जिससे कि फिर हमें आलू के कंद खेत से मिलेंगे। तो इस तरह से इस बीज को लगाया जा सकता है, सत्य बीज को। जी सर। सर, जब हम कंद जो है वो मुख्य रूप से जब यही हमारे आलू के बीज को बनाने की उत्पादन की क्रिया है, तो फिर हमने ये जो हमारे पास जो सीड पोटैटो सत्य बीज जो हमारे पास ये आलू की जो फसल है या खेती है, तो इसके हम इसकी तरफ क्यों हमने फिर से दोबारा से कार्य करना स्टार्ट कर दिया और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा कि जब हम पहले से सत्य बीज हमने कोशिश की थी बनाने की और उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए थे, तो फिर से हमने ये कार्य क्यों शुरू किया। हमने देखिए, पहले जो हमारा कार्य था सत्य बीज की तरफ वो टेट्राप्लॉइड
आलू में था। आलू जो मुख्यतः हम खेती करते हैं वो टेट्राप्लॉइड होता है, और टेट्राप्लॉइड आलू में क्या होता है कि किसी भी गुण के लिए, किसी भी ट्रेट के लिए उसके जीनोम में या उसके अंदर एक जीन की 4 कॉपी होती हैं। तो जैसे हमें किसी डिजीज के लिए कोई गुण डालना है, तो अगर उसके लिए उसकी 4 कॉपी हैं, तो अगर एक कॉपी रेजिस्टेंस दे रही है या प्रतिरोधक क्षमता दे रही है, और बाकी 3 कॉपी अगर उसकी वैसे भी पड़ी हैं जो बिना किसी कार्य के हैं, तो वो एक कॉपी ही उसमें सक्षम है उस रोग को प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब बाकी 3 कॉपी वो वैसे पड़ी हैं, तो इससे वो जो जीनोटाइप या जो प्रजाति है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहती है। तो जिससे जब सत्य बीज बनता है उससे, तो वो जब उससे कंद बनेंगे तो वो हर एक प्रकार के कंद बनेंगे, कुछ बड़े कंद बनेंगे, कुछ छोटे कंद बनेंगे, एक रूपता नहीं रहेगी, समानता नहीं रहेगी। तो यही कारण था कि वो हमारा जो सत्य बीज पहले टेट्राप्लॉइड प्रजातियों से बनाया गया वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब जो नया आयाम है, जो नई दिशा सत्य बीज की तरफ दी जा रही है, वो हमारी डिप्लॉइड पोटैटो में दी जा रही है। डिप्लॉइड पोटैटो में क्या है कि एक गुण के लिए 2 ही जीन होते हैं, एक जीन की 2 ही कॉपी होती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उनकी पहले इनब्रेड लाइंस बनाते हैं ताकि उनमें समानता रहे, और फिर उन इनब्रेड लाइन को आपस में संकरण करके, क्रॉसिंग करके संकर बीज तैयार किया जाता है। और उस संकर बीज जब हम किसानों को उस संकर बीज को देंगे, तो उससे जो कंद बनेंगे या जो आलू बनेंगे वो पूरी तरह से समान होंगे, एक रूप के होंगे। कंद का साइज जो है वो एक तरह का होगा, पौधे एक तरह के होंगे। तो इसलिए वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा होगा किसानों के लिए कि इस तरह की प्रजाति या किस्म उनको सत्य बीज की अगर मिलती है तो। जी सर, जो हमारे पास डिप्लॉयड आलू की प्रजातियां हैं, क्या वो टेट्राप्लाइड प्रजातियों की तरह होती है या उनमें भी कोई डिफरेंस होता है? देखिए, आलू अगर हम देखें, जो टेट्राप्लाइड आलू है तो उसका जो उद्गम या उसका जो विकास हुआ है वो भी डिप्लॉयड आलू से ही हुआ है। मतलब उसकी जो पैतृक किस्में हैं वो डिप्लॉयड आलू ही हैं। जैसे कि आलू का अगर उद्गम क्षेत्र हम देखें तो वो है साउथ अमेरिका के एंडेज रीजन, एंडेज के पहाड़ हैं। तो वहाँ पे जब आलू की खेती शुरू हुई थी या जब आलू मिला था वहाँ पे, तो वहाँ पे डिप्लॉयड आलू की भी काफ़ी प्रजातियाँ जो थी वो उगाई जाती थी या उगती थी। तो उन्हीं से ही ये टेट्राप्लॉयड आलू की प्रजाति जो थी, जो विकसित हुई थी, जो पूरे विश्व भर में फिर फैली थी। तो अब ये जो डिप्लॉयड प्रजातियां हैं, इनसे भी आलू अभी भी वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और लोग उन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कंद के रूप में देखें, आलू के रूप में देखें, तो बहुत ज़्यादा टेट्राप्लॉयड आलू और डिप्लॉयड आलू में डिफरेंस नहीं है या भिन्नता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डिप्लॉयड प्रजातियों के आलू छोटे होते हैं, जबकि जो टेट्राप्लॉयड प्रजातियां हैं उनके आलू बड़े रहते हैं। और साथ में जो टेट्राप्लॉयड प्रजातियां हैं उनके पौधे भी, पत्ते भी कई बार बड़े या बिगरस दिखते हैं, और जो हमारी डिप्लॉयड प्रजातियां हैं उनके पौधे, पत्ते थोड़े से हल्के या छोटे दिखते हैं। और जो एक और इनमें भिन्नता है दोनों किस्मों में, टेट्राप्लॉयड और डिप्लॉयड में, टेट्राप्लॉयड प्रजातियां जो होती हैं उनमें वो अपने आप में उनमें इनब्रीडिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लॉयड प्रजातियां रहती हैं उनमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है, तो उनमें हम कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग करना जो होता है वो मुश्किल रहता है या हम कर नहीं पाते हैं। जी सर, जो हमारा टेट्राप्लाइड जो हमारे पास आलू की प्रजाति है, उसे हम डिप्लॉयड प्रजाति कैसे तैयार करते हैं? क्या उसकी प्रक्रिया, क्या उसका प्रोसेस रहता है? देखिए, मैंने बताया कुछ तो डिप्लॉयड प्रजातियां नेचर में ही या प्रकृति में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी विधि है जिससे हम जो हमारी टेट्राप्लॉयड प्रजातियां हमने ऑलरेडी विकसित की हैं या बनाई हैं, उससे भी हम डिप्लॉयड प्रजातियां बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कुछ हमारे डिप्लॉयड प्रजातियों में ही फुरेजा किस्म के कुछ क्लोन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनसे जब हम पोलन उनका यूज़ करते हैं और टेट्राप्लॉयड प्रजातियों में डालते हैं, तो क्या होता है कि जब वो उसके जो गुणसूत्र या जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, सेल डिवीजन के दौरान जो हमारा मेल पेरेंट होता है, ये फुरेजा की किस्म, इसके गुणसूत्र या क्रोमोसोम वो सेल साइकिल से बाहर हो जाते हैं, और जो फीमेल रहता है टेट्राप्लॉयड प्रजाति, उसके जो आधे क्रोमोसोम हैं, आधे गुणसूत्र, क्योंकि वो टेट्राप्लॉयड था तो जब वो आधा हो गया तो आधे उसी में रह जाते हैं। तो इस तरह से डिप्लॉयड प्रजातियों का टेट्राप्लॉयड प्रजातियों से विकास किया जाता है और उनको आगे फिर इस डिप्लॉयड इनब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए
यूज़ किया जाता जी है। सर। जी सर, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे पास डिप्लॉयड जो प्रजाति है वो ऑलरेडी हमारे पास नेचर में है, तो क्या हम इन डिप्लॉयड जो है हमारे नेचर में ऑलरेडी उपलब्ध है, उनको क्या हम इनब्रेड लाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर मतलब वही प्रोसेस है कि टेट्रापोलाइट प्रजातियों से हम डिप्लॉयड प्रजातियों को बनाएं और फिर जो है वो उनका इस्तेमाल करें? अ, देखिए, क्या होता है कि जो हमारी नेचर में या प्रकृति में उपलब्ध डिप्लॉयड की किस्में हैं, उसमें तो कुछ गुण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गुण उनमें असामान्य या हमारे लिए अच्छे नहीं रहते हैं, जो खाने के लिए किस्में नहीं होती हैं, या कुछ गुण ऐसे होते हैं जो इनको हम पसंद नहीं करते हैं, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड उनमें रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम ये कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि जो टेट्राप्लॉइड प्रजातियां हैं हमारी, उन्हीं से हम डिप्लॉयड प्रजातियां पहले बनाएं और उनको फिर हम इनब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करें, उन्हीं से इनब्रेड बनाएं। लेकिन क्योंकि हमारी जो ये नेचर या प्रकृति में उपलब्ध डिप्लॉयड प्रजातियां हैं, इनमें भी कई गुण ऐसे हैं जो कि हमारे टेट्राप्लॉइड प्रजातियों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि रोग रोधक क्षमता है, या कुछ प्रोसेसिंग के ऐसे ट्रेट होते हैं, जैसे कि आजकल चिप्स हम खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तो इस तरह के कुछ ट्रेट्स हैं जो कि डिप्लॉयड प्रजातियों में ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें क्या करना है कि उन जो हमारी डिप्लॉयड प्रजातियां हैं नेचर में उपलब्ध, उनसे भी कुछ गुण इनमें लेके आने हैं। तो हम दोनों तरह की प्रजातियों को इनब्रेड लाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, क्या ये जो हमारे पास इनब्रेड लाइंस हैं, उनको डेवलप करने के लिए जो हमारा डिप्लॉयड आलू है, उसको हम कैसे मतलब आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं, और कैसे हम उसको जो है, क्या ये इजी प्रोसेस है या डिफ़िकल्ट टास्क है? देखिए, इनब्रेड लाइंस डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, तो उसमें क्या रहता है कि पहले तो जो हमारी डिप्लॉयड प्रजातियां हैं, या जो हम टेट्राप्लॉइड प्रजातियों से डिप्लॉयड प्रजातियां बना रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि जैसे ही हम डिप्लॉयड प्रजातियां ढूंढते हैं या विकसित करते हैं, उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम उनमें अपना ही पोलन उनके फूल में डालेंगे तो वो बीज नहीं बनाते हैं, ये उनको हम आगे बीज के माध्यम से, सत्य बीज के माध्यम से आगे नहीं, उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी डिप्लॉयड प्रजातियां हम विकसित कर रहे हैं या बना रहे हैं, उनमें सबसे पहले हमें SLI जीन नामक एक जीन को ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन प्रजातियों में, डिप्लॉयड प्रजातियों में। उसके माध्यम से फिर वो जो डिप्लॉयड प्रजातियां हैं वो आत्मसंगत हो जाती हैं, तो उससे फिर उनमें हम सेल्फिंग करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और सत्य बीज हर पीढ़ी में हम सत्य बीज लेते जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और 4 से 5 पीढ़ी तक आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि फिर हमें इनब्रेड लाइन उन जो हमारे डिप्लॉयड क्लोन्स हैं उनसे हमें मिल सके। ये थोड़ा सा जो इसका विधि है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ इनब्रेड लाइंस जो हैं वो कुछ प्रजातियों से, टेट्राप्लॉइड प्रजातियों से पहले डिप्लॉयड प्रजातियां बना के फिर उनसे डिप्लॉयड इनब्रेड लाइंस जो हैं वो बना लेंगे, और उनको फिर हम संकर सत्य बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, जैसे आने वाले समय में आपने ऐसे बताया कि हम इन प्रजातियों से जो है वो हाइब्रिड जो बीज है वो तैयार करेंगे, तो उस बीज को अगर हम देखें सर, हमारा इंडिया मतलब अगर हम हिमाचल की बात भी करें तो इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, तो हम कैसे कैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस में इस तरह के हाइब्रिड फॉर्म के जो पोटैटो है उसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, क्योंकि पहले भी जब हमारा TPS या सत्य बीज पे कार्य हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उन क्षेत्रों में सत्य बीज को पहले पहुंचाया जाए जहां की कंद बीज जो है वो पहुंचना मुश्किल होता है, या जहां कंद बीज उत्पादन नहीं हो सकता है। और वो हमारे क्षेत्र थे, जैसे कि मध्य क्षेत्र, मध्य इंडिया के क्षेत्र, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, या साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, जैसे ही ये सत्य बीज, संकर बीज बनेगा, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि ये उत्तरी पूर्वी राज्यों और साउथ इंडिया, जहाँ पे कि कंद से बीज का उत्पादन नहीं हो सकता है, वहाँ पे इसका मुख्यतः प्रचलन ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि बाकी क्षेत्रों में भी जहाँ भी कंद से बीज का उत्पादन होता है वहाँ भी ये फैल जाए। जी सर, बिल्कुल। सर, जब हम इनब्रेड लाइंस मतलब जो हाइब्रिड लाइंस हैं, इनब्रेड जो लाइंस होती हैं, उनको डेवलप करने के बाद, उनके विकसित करने के बाद जो हमारा ये जो सीड मतलब ट्रू सीड पोटैटो है, इसको किस तरह से उपयोग किया जा सकता है?
देखिए ऐसा है, जैसे ही हमारे पास इनब्रेड लाइंस का डेवलपमेंट होगा या हमारे पास इनब्रेड लाइन का एक संग्रह मिलेगा, हम एक नंबर ऑफ इनब्रेड लाइंस जो है हम बना लेंगे। उसके बाद हम उन इनब्रेड लाइंस को आपस में संकरण करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हम इन इनब्रेड लाइंस का मूल्यांकन करेंगे, और उसका जो मूल्यांकन है उसके आधार पे हम मेल पूल और फीमेल पूल बनाएंगे, ताकि हम देखें कि कौन से गुण हमें कहाँ रखने हैं। उसके हिसाब से हम उन मेल और फीमेल पूल की इनब्रेड लाइंस को आपस में संकरण करके संकर बीज का उत्पादन करेंगे, जो कि हमें विभिन्न कम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन मिलेंगे और बहुत ज़्यादा संकर बीजों की किस्में उससे मिलेंगी। फिर उन किस्मों का फिर से हम मूल्यांकन जो है वो खेतों में करेंगे, लेकिन इस बार जो मूल्यांकन है वो हम तुलनात्मक करेंगे जो हमारी टेट्राप्लॉइड किस्में हैं और प्रजातियां हमारे पास ऑलरेडी विकसित हुई हैं और जो किसानों द्वारा पसंद की जाती हैं, उनके साथ उनका तुलनात्मक मूल्यांकन होगा। और उस मूल्यांकन के आधार पर जो संकर बीज की किस्में जो हमें ज़्यादा उपज देंगी और गुणवत्ता के आधार पर अच्छी होंगी, उन्हीं किस्मों को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और फिर उनका लार्ज स्केल पे बड़े प्लॉट्स में उनका निरीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा, और उसके आधार पे ये संकर बीज की किस्में जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ेगा। जी सर। सर, क्या अभी तक जो है वो ट्रू पोटैटो सीड की कोई वैरायटी विकसित हुई है? जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है तो वहाँ पे ये चीज़ मतलब जो ट्रू पोटैटो सीड है वहाँ पे ये चलाया गया है, मतलब अभी बीज बोते हैं वहाँ पे इसको, तो क्या मतलब इसका जो है वो कोई और वैरायटी विकसित हुई है अभी तक? देखिए, अभी हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, उसमें अभी भी कुछ क्षेत्रों में जैसे कि त्रिपुरा राज्य में जो ये सत्य बीज है, इससे आलू की खेती की जाती है। लेकिन वो जो खेती है वो टेट्राप्लॉइड सत्य बीज से ही की जाती है। ये जो विधि है ये बहुत ही नवीन विधि है। अभी मैं कहूँ कि 7 से 8 साल पहले ही इस विधि को जो है इस पे काम शुरू हुआ था। तो अभी कोई भी किस्म इसकी संकर सत्य बीज की उपलब्ध नहीं है, या हाइब्रिड टीपीएस की कोई भी किस्म अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस ढंग से अभी कार्य चल रहा है, आगे आने वाले कुछ वर्षों के उपरांत ये हाइब्रिड टीपीएस जो है ये किसानों के लिए उपलब्ध, मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी कुछ वर्षों में मिल जाएगा। जी सर। सर, जो हमारे पास ये जो डिप्लॉयड हाइब्रिड का जो बीज है, इसके आने से जैसे कि मार्केट में आएगा, तो इसके आने से आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको क्या लाभ इससे प्राप्त होगा? देखिए, इसीलिए ये कार्य जो है सत्य बीज पे पूरा कार्य ही इसी दिशा में किया जा रहा है कि किसानों को लाभ मिले। और किसानों को लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए, आलू अभी जो है कंद से इसका बीज लगता है, जो कंद है वही बीज यूज होता है। तो और जो इसके बीज की लागत है वो लगभग आप ये रखिए कि 3.5 से 4 टन प्रति हेक्टेयर बीज जो है वो लगता है कंद की फॉर्म में, जो आलू लगते हैं या किसान लगाते हैं खेतों में। अब ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, 3.5 से 4 टन अगर हम बोले कि प्रति हेक्टेयर मात्रा लगाना बहुत बड़ा आलू का बीज की मात्रा होती है। लेकिन यही मात्रा अगर हम सत्य बीज या टीपीएस से रिप्लेस करेंगे तो टीपीएस की जो मात्रा है वो लगभग 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी, जो कि आप अपनी जेब में डाल के एक लिफाफा डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी उसको लगा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा कंद बीज है वो 1-2 साल में ही बीमारी ग्रसित हो जाता है, उसमें कई विषाणु लग जाते हैं, बीज की जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता वो बहुत कम हो जाती है, और उस बीज में बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जितनी उपज हम सोचते हैं कि हमें मिलेगी या किसान को मिलेगी वो उतनी नहीं मिल पाती है। और बीज की उपलब्धता भी सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि किसानों को जो कंद रूप में बीज है वो मिल नहीं पाता है। इवन अगर हम हिमाचल की बात करें तो कंद रूप में बीज की उपलब्धता जो है वो बहुत कम है। किसान इधर उधर पूछते हैं कि हमें कहाँ से बीज मिलेगा, लेकिन पूरे बीज की उपलब्धता हम अपने छोटे से स्टेट में भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस सत्य बीज पे कार्य ये हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कंद से बीज लगाते हैं और उसको फिर अगर हम बीज उत्पादन करते हैं, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है या उसको कहीं स्टोर करके रखना है। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए किसी किसान ने आलू का बीज उत्पादन किया, उसको लगता है मैं अगले साल इसको
बेचूंगा, तो उसको स्टोर करने के लिए भी उसको कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा। लेकिन जो सत्य बीज है उसको आप कहीं भी नॉर्मल कंडीशन में कुछ सालों तक रख सकते हैं और उसको फिर आगे दे सकते हैं किसानों को। तो ये भी एक इसका मुख्य जो हम बोलेंगे फ़ायदा है वो सत्य बीज का है कि इसको हम किसी भी प्रकार से रख के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसानों को दिया जा सकता है। और जो सत्य बीज है ये विषाणुओं से ग्रसित नहीं होता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से पैदा होता है, तो इसलिए इसमें जो ये विषाणु हैं ये ज़्यादा नहीं आते हैं जो कि हमारे कंद से बीज उत्पादन है उसमें आते हैं। सर आपके विचार में क्या है कि जैसे ही हमारे पास ट्रू पोटैटो सीड जो है वो मार्केट में आ जाएगा तो क्या फार्मर उस सीड को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो मतलब पहली बार होगा जब वो सीड मार्केट में लॉन्च होगा, तो थोड़ा हिचकिचाते भी हैं हमारे किसान भाई बहन जो फर्स्ट टाइम चीज़ मार्केट में लॉन्च हुई होती है, तो क्या वो अपनाएंगे इस सीड को या नहीं अपनाएंगे? देखिए ये जो प्रश्न है इस पे मैं कहूँगा कि अभी तो इसका उत्तर देना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जब तक हमारे पास वो तकनीक अभी पूर्णतया उपलब्ध नहीं है, हम इस पे कार्य कर रहे हैं और जैसे ही ये उपलब्ध होगी तो तभी हम बता पाएंगे कि किसान, क्योंकि सबसे अच्छा जो किसी चीज़ का कोई समझता है इस चीज़ों को वो किसान ही है। जब तक वो खेत में लगाएगा नहीं, परखेगा नहीं, तब तक वो नहीं बताएगा कि मैं इसको आगे लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो हमारे हिसाब से जो इसके फायदे हैं और फायदे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले ये सत्य बीज उन क्षेत्रों में जाएगा या उन क्षेत्रों में प्रचलित होगा जहां पे आलू कंद बीज से उत्पादन करना मुश्किल है, जैसे हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र या हमारे साउथ इंडिया के क्षेत्र या इवन हिमाचल में भी जहां दूर दराज क्षेत्रों में जहां पे कि कंद बीज का उत्पादन नहीं होता है या कंद बीज की जो पर्याप्त मात्रा है नहीं मिल पाती है, वहाँ पे लोग आवश्यक ही इस जो विधि है या इस विधि से जो सत्य बीज बनेगा उसको जरूर अपनाएंगे। जी सर, क्या ये जो हमारे पास ट्रू पोटैटो सीड है उसको उत्पादन करने के लिए क्या किसानों को विभिन्न तरह के मतलब डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा या वो वही टेक्निक्स रहेंगी उनकी? देखिए इसमें थोड़ा तो कुछ चेंज आएगा क्योंकि जो आलू हम पहले कंद बीज लगाते हैं वो बीज जो है वो मिट्टी के नीचे पैदा होता है और ये जो सत्य बीज है ये फूल से बनेगा, फूल में बैरी लगेगी टमाटर की तरह और टमाटर की तरह का ही ये बीज होता है, तो ये ऊपर लगेगा बैरी में। तो आवश्यक ही है कि देखिए हमें भी वैज्ञानिक तौर पे भी कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे कि कैसे इसका बीजोत्पादन किया जाए, कैसे जो प्रणाली है हमारी कंद बीज वाली उसको शिफ्ट करके जो हमारा सत्य बीज है उसमें कैसे बदलाव लाया जाए कि ताकि हम जो सत्य बीज है उसका क्वालिटी सीड जो है वो उत्पादन कर सकें खेतों में और किसानों तक पहुंचा पाएं। तो ये तो मुझे दिखता है कि इसमें हमें बदलाव जो है वो लाना पड़ेगा सत्य बीज के लिए। जी सर। सर क्या सत्य बीज जैसे ही हमारे पास मार्केट में आ जाता है, सपोज करो आप 2 इयर्स के बाद आ रहा है या 3 इयर्स के बाद आ रहा है, तो क्या सर सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग होगी वहाँ की फील्ड की जहाँ पे फार्मर्स लगा रहा है उसको या नहीं होगी? देखिए अगर हम सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो सॉइल टेस्टिंग करवाना तो आवश्यक है, वो तो किसानों के लिए वैसे भी आवश्यक है, कोई भी फसल ले रहे हैं तो सॉइल टेस्टिंग करवाना जरूरी है। लेकिन अगर सत्य बीज उनको पैदा करना है तो उसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में जो आलू के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको देखना है कि कितने न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने हैं, क्योंकि यहाँ जो बीज है हम ऊपर ले रहे हैं बेरी फॉर्म में, तो उनमें ये आवश्यक होगा कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को दें ताकि जो बीज में बेरीज हैं उसमें जो बीज है वो आवश्यक या पर्याप्त मात्रा में उनको मिल पाए। जी सर। सर जो हमारे पास ये जो ट्रू सीड पोटैटो है उसकी जो प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव जो है वो आएंगे फ्यूचर में? देखिए ये इस प्रश्न पे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले चर्चा हमने की कि जो ये प्रणाली है बीज की ये पूरी तरह से बदलाव इसमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे ही हम कंद से बीजोत्पादन करते हैं तो हम आइसोलेशन डिस्टेंस या इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मुख्यतः ये रहता है कि हम विषाणु रहित कंद को ही आगे बढ़ाएं, उसी से ही बीज को मल्टीप्लाई करें। लेकिन जैसे ही हम सत्य बीज की तरफ जाएंगे तो हमारा मुख्य बिंदु ये रहेगा कि हम ज़्यादा मात्रा में एक बैरी से बीज लें
और जो बीज है वो प्योर रहे, दूसरे बीज के साथ मिक्स ना हो। तो इसके लिए हमें एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जो डिस्टेंस है, लगाने की दूरी, उसको देखना पड़ेगा कि कितनी दूरी में हम लगाएंगे। तो इस तरह के और भी कई बिंदु हैं जिन पे काफ़ी कार्य हो भी चुका है और आगे भी इस पे कार्य होगा और जिससे कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, डॉक्टर शैलेश सूद जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे किसानों के साथ साझा की कि जो सत्य आलू बीज उत्पादन की जो प्रक्रिया है या ये जो सत्य आलू बीज है ये क्या है, और आप अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।